जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार सैनी आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आपकी इस नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का जो पेट का एग्ज़ाम आ रहा है 15 से 16 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। उसके बीच की जो भारतीय इतिहास से जो क्वेश्चन यानी कि जो सिलेबस है उसके कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं साथियों। तो समय को न व्यर्थ करते हुए साथियों मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं। तो साथियों, सबसे पहले इस वीडियो के दौरान हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो साथियों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत साथियों सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ लोगों को, इतिहास क्या होता है, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास कहते किसे हैं, जिस इतिहास को हम पढ़ेंगे, जिसके लिए हम पेपर देंगे, वो इतिहास होता क्या है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि इतिहास क्या होता है, तो अतीत का अध्ययन। साथियों क्या कहला सकते हैं, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। साथियों अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि अपने अतीत के बारे में जानना, अपने अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना क्या कहलाता है साथियों, इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हमने जानने का प्रयास किया कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है साथियों। अब उसके बाद जो मैं अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। उसके बाद साथियों जो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो साथियों ये एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। साथियों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखना है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। साथियों किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस से पहले भी बहुत सारे लेखक रहे हैं, लेकिन उन लेखकों ने जिस तरह से हेरोडोटस ने लिखा है कि इतिहास को लिखा, उस तरह से इन्होंने इतिहास को नहीं लिखा, और हेरोडोटस ने इतिहास को काफ़ी तार्किक रूप से प्रस्तुत किया, इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद साथियों जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम मेन टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों अब जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सभ्यता। साथियों अब जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, या फिर साथियों हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है वो किस तरह से होना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले साथियों को जानना होगा इतिहास। तो इतिहास जो है यानी कि हिस्ट्री, इतिहास को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो साथियों इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं इतिहास का। पहला भाग कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला भाग कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग साथियों कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा इतिहास का काल क्या कहलाता है, आदि ऐतिहासिक काल। साथियों दूसरा भाग कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। और साथियों तीसरा भाग होता है ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो साथियों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो साथियों जो इतिहास है वो जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी या मानव का धरती पर जन्म हुआ होगा, तब से साथियों हमारे इतिहास का उद्भव हुआ होगा, या फिर हमारा इतिहास स्टार्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले साथियों मैं बता देता हूँ प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो इतिहास का एक ऐसा काल होता है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारे पास जानकारी होती है उस काल की कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं प्राप्त होती है। केवल किस तरह की जानकारी रहती है, पुरातात्विक जानकारी रहती है साथियों, केवल पुरातात्विक जानकारी रहती है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल किस तरह का काल होता है साथियों, ये एक ऐसा काल होता है जिसकी हमारे पास लिखित जानकारी होती है, लेकिन वो लिखित जानकारी आज तक हम लोगों के द्वारा पढ़ी ना जा सकी है। उस जानकारी में जो लिखा है उसके ऊपर अभी तक हमने
कोई भी सही से अध्ययन नहीं कर पाए हैं उसको क्या कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। साथियों ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो समय रखा जाता है जिसके अंतर्गत हमको लिखित जानकारी भी उपलब्ध है साथियों, और हमारे पास पुरातात्विक जानकारी भी उपलब्ध है, उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक जानकारी भी है और लिखित जानकारी भी है। तो साथियों सबसे पहले मैंने बताया क्या कि इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत के बारे में अध्ययन करना है। फिर इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। साथियों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब साथियों हमारा जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो साथियों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको किस काल में रखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों किस काल के अंतर्गत आती है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। किस काल के अंतर्गत आती है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है, अगर एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी प्रश्न अगर एग्जाम में बनाया जाए, प्रश्न अगर एक एग्जाम में बनाया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो साथियों प्राग ऐतिहासिक काल से। किस काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से। और साथियों प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदि ऐतिहासिक काल से साथियों, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है साथियों, आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसके बारे में हमको लिखित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वो जो लिखित जानकारी है उसे पढ़ा नहीं जा सका, वो जो लिखित जानकारी है उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल साथियों। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कि ये जो सभ्यता है ये किस तरह की सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक काल से रिलेटेड सभ्यता थी साथियों। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होना चाहिए वो है साथियों कि इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं साथियों। इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब साथियों कांस्य युगीन सभ्यता कहने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा साथियों, वो तांबा और टिन, वो साथियों तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया को जानते थे, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस कालखंड में रखेंगे, आदि ऐतिहासिक कालखंड में रखेंगे। साथियों आदि ऐतिहासिक कालखंड में उस चीज़ों को रखते हैं जिनके बारे में हमें लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन उस लिखित जानकारी को हमारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता, उसको किस में रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता इसमें रखेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। कांस्य युगीन सभ्यता है, तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाया गया था, कांसा बनाया गया था साथियों। तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाया गया था, कांसा बनाया गया था। अब साथियों मैं आगे चलता हूँ, तो आगे आपको याद करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा टीला है उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसको मिली थी, तो 1826 में चार्ल्स मैसन, किसको मिली थी, 1826 में चार्ल्स मैसन को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के टीले के बारे में जानकारी साथियों मिली थी। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पहली जानकारी मिली थी वो किसको मिली थी, चार्ल्स मैसन को 1826 में एक टीले के रूप में मिली थी। अब उसके बाद साथियों 1856 में क्या होता है, 1856 में लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर से कराची के बीच में साथियों आपको याद रखना है, अगले 1856 में क्या होता है, लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरी बिछाई जाती है। अब जब लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरी बिछाई जाती है तो उस समय 2 अंग्रेज रहते हैं साथियों, उस समय 2 अंग्रेज रहते हैं, जॉन ब्रंटन साथियों, पहले अंग्रेज का नाम है जॉन ब्रंटन और दूसरे अंग्रेज का नाम है साथियों जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। साथियों उस समय कितने अंग्रेज रहते हैं, 2 अंग्रेज रहते हैं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। और उन्होंने किसके बारे में बताया साथियों को, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी उन्होंने जानकारी हमको दी। और उन्होंने क्या किया, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन इन्होंने क्या किया, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी इकट्ठा की साथियों। किसने, ये जो 2 लोग रहे हैं जब 1826 में इन्होंने पता लगाया।
तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनन को एक टीले के रूप में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। उसके बाद जब 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरी का फैलाव किया जा रहा था, तो जॉन बंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो व्यक्तियों को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की जानकारी मिली। अब उसके बाद साथियों क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। अब यहाँ पर प्रश्न एक और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है साथियों। इसको तो साथियों इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा है, जिसके आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है। साथियों आप लोगों को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण क्या है साथियों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जब उत्खनन किया गया तो सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया, वो खोजा गया हड़प्पा। साथियों कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। और साथियों जो हड़प्पा स्थान है इसकी खोज कब की गई थी, तो साथियों इसकी खोज 1921 में की गई थी। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ। साथियों किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी। साथियों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई, राय बहादुर दयाराम साहनी। और साथियों अगर मैं हड़प्पा की वर्तमान स्थिति चेक करूं, ठीक है, अगर मैं पूछूं साथियों कि हड़प्पा की आप मुझे वर्तमान स्थिति बताइए, तो साथियों वर्तमान स्थिति हड़प्पा की जो है वो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। साथियों क्या है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। तो साथियों सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा है, जिसके आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पड़ती है, तो वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। साथियों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद साथियों हड़प्पा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान होता है इस सभ्यता का, वो होता है मोहनजोदड़ो। साथियों हड़प्पा के बाद इस सभ्यता को जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। साथियों हड़प्पा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अगर साथियों मैं सिंधी भाषा में बात करूं कि मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाएगा, साथियों अगर मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाएगा, तो साथियों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। साथियों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। और उसके बाद साथियों अगर मैं पूछूं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया था, तो 1922 में। किसके द्वारा किया गया था, अगर मैं तो किया गया था राखल दास बनर्जी। साथियों मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1922 में की गई थी। और साथियों अगर मैं मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति से क्वेश्चन पूछूं कि मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति बताइए, मोहनजोदड़ो इतने समय कहाँ स्थित है, तो साथियों आपको याद रखना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। साथियों क्या याद करना है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। तो साथियों सबसे पहले आपको चीज़ों को सही तरीके से समझना है। तो पहला स्थान जो रहा सिंधु घाटी सभ्यता का वो महत्वपूर्ण कौन रहा, हड़प्पा। दूसरा स्थान कौन सा रहा, मोहनजोदड़ो। इसका जो आपने सिंधी भाषा में अर्थ बताया वो क्या था, मृतकों का टीला। उसके बाद इसकी खोज कब की गई थी, 1922 में की गई थी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और साथियों इसकी वर्तमान स्थिति से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति बताइए, तो मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति क्या होगी साथियों, पाकिस्तान का लड़काना जिला। साथियों इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने क्या बात की
कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखेंगे, तो हमने बताया आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। फिर उसके बाद हमने बात की हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी 1921 में। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान आया वो आया मोहनजोदड़ो, और साथियों मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, वो साथियों 1922 में खोज की गई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब साथियों पहला स्थान क्या होता है, पहला स्थान होता है हड़प्पा, जिसकी खोज कब की जाती है 1921 में। साथियों पहला स्थान कौन सा होता है, हड़प्पा, उसकी खोज कब की जाती है 1921 में। साथियों पहला स्थान कौन सा होता है, हड़प्पा, उसकी खोज कब की जाती है 1921 में। दूसरा स्थान आपका महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है, मोहनजोदड़ो। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है, मोहनजोदड़ो। तो साथियों लगातार दो स्थानों की खोज की जाती है, पहला हड़प्पा होता है, दूसरा कौन सा होता है, मोहनजोदड़ो। और साथियों जब इस समय जब इन दोनों स्थानों की खोज की जाती है तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो भारतीय पुरातत्व विभाग होते हैं उसके महानिदेशक कौन होते हैं, सर जॉन मार्शल। और उन्होंने 1924 में सर जॉन मार्शल रहते हैं और उन्होंने 1924 में यहाँ पर कांस्ययुगीन सभ्यता यानी कि एक नगरीय सभ्यता होने का क्या कर दिया था, घोषणा कर दी थी। तो साथियों सबसे पहले 1921 में क्या हुआ, हड़प्पा की खोज की 1922 मोहनजोदड़ो की, और उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उस समय के सर जॉन मार्शल, उन्होंने एक नगरीय सभ्यता की घोषणा कर दी। साथियों इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आगे बढ़ूँ साथियों, अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ साथियों। अब उसके बाद ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इसके संबंध में एक पिग्गट महोदय हैं, स्टुअर्ट पिग्गट। अब स्टुअर्ट पिग्गट ने क्या कहा है साथियों, उसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ। तो यानी कि जो पिग्गट महोदय हैं, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बताया है। अब पिग्गट भाई ने क्या बताया, पिग्गट भाई ने बताया कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और इसकी एक जुड़वा राजधानी, साथियों एक जुड़वा राजधानी बताया साथियों, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। तो पिग्गट महोदय ने क्या बताया कि जो एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये एक बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य है जिसकी क्या है, ये दोनों जुड़वा राजधानी है। साथियों ये किसके बारे में बताया था, ये बताया था पिग्गट महोदय ने, ठीक है। अब उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का अगर मैं विस्तार देखूं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, उसके बाद साथियों सबसे पहले मैं इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों मैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ विस्तार पर बात करना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ था। तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ था। तो साथियों आपका बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, साथियों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साथियों। और आपको याद रखना है जम्मू में भी इसका साथियों विस्तार था। और साथियों अब हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1000 स्थानों की खोज हुई। साथियों हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1000 स्थानों की खोज हुई है, लेकिन उसमें से ज़्यादा किसको माना जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से माने जाते हैं, तो साथियों है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनामली। तो साथियों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था
साथियों सबसे पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताया। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे है, उत्तरी अफगानिस्तान में ये सभ्यता, जम्मू कश्मीर में ये सभ्यता, आपकी उत्तर प्रदेश में ये सभ्यता पाई जाती है, और आपकी हरियाणा में भी ये सभ्यता पाई जाती, बलूचिस्तान में भी पाई गई थी साथियों, ये सभ्यता वहाँ पर पाई गई थी। ठीक है साथियों। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे लगभग 1000 स्थानों की खोज की गई थी, लेकिन उन स्थानों में जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनामली साथियों। उन स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान कौन से थे? वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनामली साथियों। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी साथियों, मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब साथियों अगर मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, अगर मैं साथियों बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था साथियों, अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल, अगर मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर साथियों। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर साथियों मैं एक और प्रश्न पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का आकार बताओ, तो साथियों हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी? साथियों हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकार की थी। साथियों हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी? त्रिभुजाकार आकार की थी साथियों। हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी? त्रिभुजाकार आकार की थी साथियों। अगर मैं आप प्रश्न पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु बताओ, तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो था मांडा साथियों। कौन सा था? मांडा। और अगर साथियों मैं प्रश्न पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ, तो कौन सा था? दायमाबाद साथियों। कौन सा था? दायमाबाद। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन था, तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर साथियों। कौन सा था? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? आलमगीरपुर। और अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन था, तो आपको याद रखना है सूतकांगे डोर साथियों। क्या याद रखना है? सूतकांगे डोर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सूतकांगे डोर, जो पाकिस्तान में है। मांडा जो है वो कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद अगर मैं साथियों बात करूँ आपका आलमगीरपुर, तो आलमगीर साथियों आपका है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश साथियों कहाँ पर पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी के साथियों ये किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है साथियों, हिंडन नदी के किनारे है। अगर मैं साथियों में बात करूँ दैमाबाद, तो दैमाबाद साथियों कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों को खड़ाखड़ इन चीज़ों को रिवीजन करना है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो सभी लोगों को अपने अपने नोट्स रेडी रखने हैं, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करते रहना है साथियों। अब साथियों मैं आगे चलता हूँ और हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता जो रही, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना हुआ था साथियों? तो वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकार की अगर बात करूँ तो त्रिभुजाकार था। उत्तरी बिंदु का था मांडा, उत्तरी बिंदु मांडा था। साउथ पॉइंट जो था आपका वो दैमाबाद महाराष्ट्र था। वेस्टर्न पॉइंट जो था वो सूतकांगे डोर पाकिस्तान था। और ईस्टर्न पॉइंट जो था इसका वो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और हिंडन नदी के किनारे है साथियों। और क्षेत्रफल अगर बात करा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था साथियों। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब साथियों एक प्रश्न और मैं बताना चाहता हूँ। अभी सर जान मार्शल की मैंने बात की, तब मैंने एक और बात की। और साथियों एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग, क्या प्रश्न एक पूछा जाएगा, अगर कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है साथियों। एक प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है साथियों। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, अगर ये प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम साथियों। क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम साथियों। भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन जनक थे?
अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। साथियों इस बात को आप लोगों को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे। तो साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम, इस बात को आप लोगों को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप के रखना है साथियों। अब अगर साथियों मैं और पूछूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। साथियों अगर मैं पूछूं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, साथियों अगर मैं पूछूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों, तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय। साथियों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर साथियों मैं पूछूंगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो साथियों ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साथियों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। अब उसके बाद साथियों मैं आगे चलता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता इतनी फेमस हुई, उसके पीछे जो कारण था वो कारण क्या था? यहाँ का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यहाँ का नगर नियोजन। साथियों सबसे बड़ी विशेषता क्या थी यहाँ की? नगर नियोजन। अब नगर नियोजन सबसे ज़्यादा व्यवस्था क्या थी साथियों? यहाँ की नगर नियोजन। अब नगर नियोजन में साथियों यहाँ की सबसे बढ़िया व्यवस्था क्या थी? नगर नियोजन साथियों। अब उसके बाद साथियों तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब आगे मैं साथियों कुछ बात कराना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण से लेकर। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, उससे रिलेटेड कुछ बात है, उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण साथियों। अब आगे हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो साथियों एक रेडियो कार्बन विधि होती है साथियों, जिसका प्रयोग पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में। तो रेडियो कार्बन विधि के अनुसार अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो रेडियो कार्बन विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 2350 से 1750 BC के बीच में भारत में विकसित हुई है साथियों, विकसित रही है साथियों। जो आपका बताया जाता है कि आपने जो मैंने बताया रेडियो कार्बन विधि के अनुसार ये माना जाता है। अगर साथियों मैं दूसरे हिसाब से बोलूँ मध्यभांडों के आधार पर साथियों, अगर मैं आपको मध्यभांडों के आधार पर बताया जाता है, मध्यभांडों के आधार पर, तो साथियों मध्यभांडों के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 BC से 1800 BC साथियों, 2500 BC से 1800 BC के बीच में भारत में विकसित रही साथियों। कब तक रही है? 2500 BC से 1800 BC तक। और साथियों एक इतिहासकार है व्हीलर। अगर मैं व्हीलर के अनुसार देखूं साथियों, अगर मैं किसके अनुसार देखूं? व्हीलर के अनुसार देखूं, तो व्हीलर के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है वो 2500 BC से 1500 BC के बीच का रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है? 2500 BC से 1500 BC के बीच में रहा। अगर साथियों जॉन मार्शल के अनुसार देखा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वो 3250 से 2750 BC के बीच में रहा है साथियों। कहाँ से कहाँ तक रहा है? 3250 से 2750 BC के बीच में रहा है साथियों। अब इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस तरह से किया गया है। रेडियो कार्बन विधि में अगर आप जाएंगे तो वो बताएगी 2350 से 1750 BC। मध्यभांडों के आधार पर जाएंगे तो 2500 से 1800 BC। व्हीलर के अनुसार जाएंगे तो 2500 से 1500 BC। अगर मैं मार्शल के अनुसार देख जाऊँगा तो 3250 से 2750 BC। यहाँ तक की चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी साथियों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा साथियों। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों मैं कुछ बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में साथियों, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें होती थी उनका किस तरह से आवागमन होता था, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे प्रमुख वस्तुओं में जैसे मैंने रख लिया पहला तांबा। पहली वस्तु क्या रखी मैंने? तांबा। अब साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा था, तांबा का जो आयात होता था वो कहाँ कहाँ से होता था साथियों?
तो आपका बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, से हुआ करता था। अब उसके बाद अगर मैं टिन की बात करूँ कि साथियों टिन कहाँ से आता था, तो साथियों टिन जो था वो बंगाल, अफगानिस्तान और ईरान, बंगाल, अफगानिस्तान और ईरान से किसका व्यापार किया जाता था, टिन का। बंगाल, अफगानिस्तान और ईरान से किसका व्यापार किया जाता था साथियों, टिन का। उसके बाद अगर मैं साथियों बात करूँ चांदी, कि चांदी का व्यापार कहाँ से किया जाता था साथियों, चांदी कहाँ से आती थी, चांदी आती थी अजमेर, दक्षिण भारत साथियों, अजमेर दक्षिण भारत, अजमेर हो गया आपका, दक्षिण भारत हो गया। अफगानिस्तान और ईरान साथियों, तो साथियों अभी तक हमने 3 चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तांबा, बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ETC कर सकते हैं। टिन आपका बंगाल, अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी अगर आपसे पूछा जाए तो चांदी आप लोगों को बताना है अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान एवं ईरान से। अगर साथियों मैं बात करूँ लाजवर्द की, साथियों अगर मैं बात करूँ कि लाजवर्द का साथियों कहाँ से होता था, तो साथियों लाजवर्द में आप लोगों को याद रखना है बदख्शा, पहले स्थान रखना है बदख्शा साथियों। उसके बाद आपको याद रखना है उत्तर पूर्व मेसोपोटामिया साथियों, उत्तर पूर्व मेसोपोटामिया साथियों। क्या याद रखना है, आपका जो लाजवर्द का होता था वो कहाँ से होता था, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों मैं आगे चलता हूँ। आगे साथियों चीज़ है वो क्या है, सोना साथियों। अगली वाली चीज़ जो है वो क्या है, सोना। और साथियों सोना जो है वो कहाँ पाया गया था, मैसूर और कंधार साथियों। कहाँ पर, मैसूर और कंधार साथियों। कहाँ पाया गया था, सोना कहाँ से मिलता था साथियों, मैसूर और कंधार से सोना का निर्यात किया जाता था। अगर मैं स्टफिक की बात करूँ, साथियों तो स्टफिक कहाँ से मिला, महाराष्ट्र साथियों। कहाँ से मिला, महाराष्ट्र। स्टफिक के लिए क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र स्टफिक साथियों सॉरी जमोनिया जो था वो कहाँ से मिला था, महाराष्ट्र से मिला था साथियों। कहाँ से मिला था, महाराष्ट्र से मिला था। अब साथियों हड़प्पा सभ्यता की इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली, किस तरह से विकसित हुआ उसके बारे में आप लोगों ने समझा थोड़ा। अब मैं हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ कारण हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के ऊपर। अब साथियों जैसे मैंने कुछ बात की हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण साथियों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ था उसके ऊपर मैं साथियों बात करना चाहता हूँ। तो साथियों एक कारण है बाढ़, और बाढ़ से जैसे मैके हो गए हैं, बाढ़ से मैके मार्शल और राव क्या है, राव ने सिद्धांत दिया कि बाढ़ से मैके, मार्शल और राव इन दोनों ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन होने का जो कारण रहा वो बाढ़ भी हो सकता है। और उसके बाद साथियों बाह आक्रमण, साथियों उसके बाद कुछ बाह आक्रमण के बारे में पता चला। तो बाह आक्रमण के बारे में जानकारी किसने दी और किसने बताया कि बाह आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का एक कारण है। तो साथियों आप लोगों को नाम याद रखना है गार्डन चाइल्ड, साथियों नाम याद रखना है गार्डन चाइल्ड और एवं स्टुअर्ट पिक्कट साथियों, स्टुअर्ट पिक्कट साथियों। दो व्यक्ति ऐसे हैं
जिन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का कारण रहा वो क्या रहा, ब्राह्म आक्रमण रहा, आर्यों का आक्रमण। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसका कारण क्या रहा, आर्यों का आक्रमण। साथियों कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण रहा वो किसका कारण रहा, आर्यों का आक्रमण। आर मर्टिमर व्हीलर ने भी इस चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आर्यों का आगमन क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का एक कारण है। उसके बाद आपको याद रखना है पारिस्थितिकी अनुसंधान। आपको एक अगली बात याद रखना है, पारिस्थितिकी अनुसंधान के बारे में किसने बताया था, फेयर सर्विस ने। साथियों किसने बताया, पारिस्थितिकी अनुसंधान के बारे में किसने बताया है, फेयर सर्विस ने बताया कि पारिस्थितिकी असंतुलन भी हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के एक पतन का कारण। साथियों उसके बाद मैं अगर बात करूं भूकंप से कितने लोग समर्थित थे, भूकंप को कितने लोगों ने समर्पित किया, तो उनको भूकंप को समर्पित किया रे एक्स ने और डेल्स ने। साथियों किसको समर्पित किया, भूकंप को। और अगर साथियों में बात करूं कि प्राकृतिक आपदा के बारे में किसने बताया कि प्राकृतिक आपदा भी एक कारण हो सकता है, तो KUR कनेडी। साथियों क्या नाम है, KUR कनेडी ने किसको बताया, प्राकृतिक आपदा को उन्होंने ठहराया। और उसके बाद आप साथियों को याद रखना है, तो इतनी चीज़ें पहले आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले साथियों अगर मैं बात करूँ बाढ़, अगर लोग पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाढ़ एक कारण है, उसका समर्थन किसने किया, माइकल मार्शल और राव ने। आक्रमण गार्डन चार्ल्स स्टुअर्ट पिकट, आर्यों का आक्रमण आर मर्टिमर व्हीलर ने, पारिस्थितिकी अनुसंधान फेयर सर्विस, भूकंप रेक्स और डेल्स ने, प्राकृतिक आपदा KUR कनेडी ने। साथियों KUR कनेडी ने। साथियों इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों सैंधव वासियों के कुछ मैं फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। साथियों कुछ मैं सैंधव वासियों के फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। अब साथियों जैसे क्या था, अब सैंधव वासी जो थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित भट्टों का प्रयोग करते थे। साथियों अब थोड़ा सा नोट्स बनाने आप लोगों को। सैंधव वासी दशमलव प्रणाली पर आधारित भट्टों का प्रयोग करती थी। साथियों क्या देखना है, सैंधववासी जो थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित भट्टों का प्रयोग करते थे। साथियों भट्टों का प्रयोग करते थे। आगे साथियों आपको याद रखना है कि सैंधववासियों के जितने भी बाट होते थे वो सब 16 के अनुपात रहते थे, 16, 32, 64 इस तरह के इन तरीके के अनुपातों में ये रहते थे, 160। ठीक है। और साथियों और सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात जो रहता था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली, सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात जो रहता था साथियों वो रहता था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो ईंटों का अनुपात रहता था वो रहता था 1:2:3 के अनुपात में। साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात होता था वो किस तरह से होता था, 1:2:3 के अनुपात में। साथियों और साथियों आपको याद रखना है सिंधु घाटी से एक टेराकोटा मिट्टी के बारे में पता चला है। और टेराकोटा मिट्टी का यूज कहाँ किया जाता था, बर्तन बनाने में साथियों किया जाता था। टेराकोटा मिट्टी का यूज कहाँ किया जाता था, बर्तन बनाने में किया जाता था। साथियों और सैंधववासी के जीवन का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, कृषि कार्य। साथियों क्या था, कृषि कार्य। सैंधववासियों के जीवन के मुख्य कार्य क्या था, साथियों कृषि कार्य था। और सैंधववासी की जो लिपि थी वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, इसलिए हमको आदिऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। और सैंधववासी की जो लिपि थी वो किस तरह की थी, भाव चित्रात्मक लिपि। साथियों किस तरह की लिपि थी, भाव चित्रात्मक
लिपि। सेंधो भाषा की लिपि कौन सी थी? तो साथियों बहुचित्रात्मक लिपि। साथियों बहुचित्रात्मक लिपि। अब साथियों आप लोगों को याद रखना है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन साथियों प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक के बने होते थे। तो साथियों आपको सबसे पहले चीज़ों को क्लियर कर लेना है। सबसे पहले मैंने बताया क्या था कि सेंधो सभ्यता में जो या फिर सेंधो सभ्यता में जो लोग रहते थे उनके द्वारा जो बाट के प्रयोग किए जाते थे वो इस पर आधारित थे, दशमों प्रणाली पर आधारित थे और उनका जो अनुपात रहता था वो 16, 32, 160 इस तरह से रहता था 16 के गुणे। अब उसके बाद सेंधोवासी के जो ईंटों का अनुपात था वो किस तरह रहता था 1, 2, 3 और सेंधो सभ्यता में एक और चीज मिलने को बहुत मिलेगी टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता था? पकी हुई मिट्टी होती थी। उसके बाद साथियों सेंधोवासियों का अगर मैं प्राथमिक कार्य देखूं तो प्राथमिक कार्य क्या था साथियों? वो क्या था? कृषि। प्राथमिक कार्य सेंधोवासियों का क्या था? यानी कि पहला कार्य क्या था? कृषि था। फिर उसके बाद साथियों अगर मैं पूछूं कि सेंधोवासियों के द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो साथियों सेंधोवासियों के द्वारा भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था और जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक के बने होते थे। साथियों इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। साथियों इतनी से इतनी बातें सारी साथियों अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब साथियों मैं कुछ आगे चलता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करूंगा। अब साथियों कुछ मैं आपको कुछ मुख्य जो टॉपिक्स हैं इस सिंधु सभ्यता से उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो साथियों अब मैं बताना चाहता हूँ हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। साथियों याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं साथियों। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में साथियों मिले हैं। और साथियों पहली बार पूरे विश्व में पहली बार कपास पूरे विश्व में कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा सभ्यता को जाता है। साथियों पहली बार विश्व में कपास उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों हो जाता है हड़प्पा सभ्यता को। साथियों पूरे विश्व में पहली बार कपास उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? तो हो जाता है हड़प्पा सभ्यता को। साथियों उसके बाद में आगे चलता हूँ। अब साथियों यहाँ पर क्या होता था? यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। साथियों आपको याद रखना है यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के। यहाँ के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। साथियों याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरह के हल का प्रयोग करते थे? तो साथियों लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर करना है। साथियों इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। और साथियों अगर मैं पूछूं कि सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का जो साक्ष्य मिले साथियों, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह जो रहा सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। साथियों याद रखना है सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से
मिले थे। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है साथियों, इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद साथियों याद रखना है लोथल में लोथल में मिट्टी से बनी लोथल में मिट्टी से बनी लोथल में मिट्टी से बनी घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। साथियों याद रखना है लोथल में मिट्टी की बनी लोहे की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी। लोथल से क्या मिला था? मिट्टी की बनी लोहे की प्रतिमा प्राप्त करती थी। अब साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधवासी जो थे वो किसकी पूजा करते थे साथियों, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधवासियों के द्वारा किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अगर मैं पूछूं साथियों चावल का प्रथम साक्षी, अगर मैं पूछूं कि चावल का प्रथम साक्षी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था, तो साथियों याद रखना आप लोगों को रंगपुर व चंदोहड़ो। साथियों कहाँ से? रंगपुर व चंदोहड़ो। अगर साथियों मैं पूछूं कि चावल का प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से मिला था, तो साथियों आप लोगों को याद रखना है रंगपुर व लोथल से। साथियों सॉरी, रंगपुर व लोथल से, चंदोहड़ो नहीं साथियों, वो रंगपुर व लोथल से। तो साथियों आप लोगों को याद रखना है कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो रंगपुर व लोथल से मिला। साथियों कहाँ से मिला? रंगपुर व लोथल से मिला। और साथियों अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस पशु का अंकन किया जाता है, तो साथियों उनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अध्ययन यानी कि चित्रांकन आपको मिलेगा। साथियों ये आपको याद रखना है। साथियों इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी साथियों। अब साथियों अगर मैं अगली बात करूं जो मोहनजोदड़ो है साथियों, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है वो कितनी मीटर चौड़ी है? 10 मीटर चौड़ी है। साथियों आपको अगली बात क्या याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी है। साथियों याद रखना है मोहनजोदड़ो की जो आपकी सड़क है वो कितनी मीटर चौड़ी है? 10 मीटर चौड़ी है। साथियों याद रखना है मोहनजोदड़ो की सड़क जो है वो कितनी चौड़ी है? 10 मीटर। और साथियों सैंधोकालीन मोहरे बनाने में साथियों याद रखना है सैंधोकालीन मोहरे बनाने में किसका यूज किया जाता था साथियों, तो आप लोगों को याद रखना है सेलखड़ी। किसका यूज किया जाता था? सेलखड़ी। यानी कि सैंधोकाल में जितनी भी मोहरें बनती थी उनका ज़्यादातर उपयोग किसका किया जाता था? सेलखड़ी का किया जाता था। और साथियों ज़्यादातर सिंधुकालीन जो मोहरें मिली हैं उनके अंतर्गत उनको मणि मूर्तियाँ, यानी कि उसमें मणि मूर्तियों की संख्या अधिक है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में मात्र सत्तात्मक समाज था। यानी कि सैंधो समाज जो था वो किस तरह का था? मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ से भी हम लोग एक चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि सैंधो सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरें किस तरह से बनाई जाती थी, तो सेलखड़ी पत्थर से। और सबसे ज़्यादा मोहरें किसकी बनी थी? मणि मूर्तियाँ से बनी थी। वहाँ से हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या अर्थ निकाल सकते हैं, या फिर वहाँ से हमको पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो किस तरह का था? मात्र सत्तात्मक समाज था। ये बात आप लोगों को याद करना है। और साथियों अगर मैं ये जो मोहरों का आकार की बात बताऊं तो आकार जो इनका था वो बेलनाकार। साथियों बेलनाकार भी कह सकते हैं साथियों, वर्गाकार भी कह सकते हैं। बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार। और उसके बाद साथियों आप लोगों को याद रखना है गोलाकार। साथियों याद रखना है बेलनाकार साथियों, उसके बाद वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार। साथियों उसके बाद आप लोगों को याद रखना है वृत्ताकार।
तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हों उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी साथियों। आगे मैं बताता हूँ कि युगल समाधि साथियों, युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले साथियों। युगल समाधि, अगर साथियों मैं पूछूं कि युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं साथियों, अगर मैं पूछूं कि युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो लोथल व कालीबंगा साथियों। कहाँ से? लोथल व कालीबंगा। लोथल व कालीबंगा से साथियों युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं साथियों। याद रखना है, लोथल व कालीबंगा से लोथल व कालीबंगा से लोथल व कालीबंगा से यानी कि युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं साथियों। युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं साथियों। लोथल में महिला को पुरुष के साथ दफनाया गया साथियों। इसके बाद एक फैक्ट और लिखना है, लोथल में महिला को पुरुष के साथ, लोथल में महिला को पुरुष के साथ दफनाया गया। याद रखना है साथियों कि लोथल में महिला को पुरुष के साथ दफनाया गया। इस चीज़ों को आपको याद रखना है साथियों। क्या याद रखना है कि लोथल में महिला को पुरुष के साथ, लोथल में महिला को पुरुष के साथ दफनाया गया है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब साथियों ऊँट की हड्डियाँ जो थी साथियों वो कहाँ मिली थी आपको? वो साथियों आपको मिली थी ऊँट की हड्डियाँ साथियों। जो ऊँट की हड्डियाँ थी, अगर साथियों में ऊँट की हड्डियाँ की बात करूँ तो ऊँट की हड्डियाँ जो मिली आपको कहाँ से मिली? कालीबंगन से साथियों। कहाँ से मिली? कालीबंगन से। ऊँट की हड्डी कहाँ से मिली थी? कालीबंगन से। और साथियों घोड़े की साथियों आपको याद रखना है, घोड़े की अस्थियों का अवशेष, घोड़ों की अस्थियों का अवशेष साथियों याद रखना है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? सुरकोतदा थी। कहाँ से साथियों? सुरकोतदा से। तो सबसे पहले साथियों मैं बात करूँ कि मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है वो कितनी चौड़ी है तो 10 मीटर। सैंधवकालीन मूर्तियाँ जो बनती थी वो किससे बनती थी? सेल कड़ी पत्थर से। ज़्यादातर मूर्तियाँ किससे, कौन सी जगह में बनती थी? तो मणि मूर्तियाँ बनती थी, जिसके आधार पर हम मान लगा सकते हैं कि सैंधव समाज किस तरह का समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। उसके बाद मूर्ति जो आपकी मुहरें होंगी उसके अलग अलग टाइप होंगे, बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। आपको जिस टाइप में बनवाना है आप उसको बता दीजिए और आपको बनाकर दे देगा। अब साथियों अब मैं आगे चलता हूँ। जी जो साथियों चंदूहड़ो से क्या क्या मिला है तो साथियों सबसे पहले मैं बताता हूँ चंदूहड़ो ने क्या किया था साथियों? इन्होंने चंदूहड़ो, अब साथियों इनकी बातें मैं बता देता हूँ। चंदूहड़ो ने साथियों क्या किया था? इन्होंने दवात तथा मनके खेत, दवा तथा मनके बनाने के कारखाने साथियों। दवा तथा मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले थे साथियों? चंदूहड़ो से। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मनके बनाने, दवा एवं मनके बनाने के साथियों कहाँ से मिला? तो चंदूहड़ो से मिला साथियों। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी साथियों। अब साथियों में एक चार्ट के द्वारा इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ आप लोगों के लिए साथियों। एक बार मैं इस पूरी सभ्यता को एक चार्ट पर बताना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों को याद रख लेना है। एक तरफ साथियों आपको याद रखना है नदी वर्ष, सबसे पहले साथियों आपको ऊपर लिख लेना है नदी। उसके बाद साथियों आपको नीचे लिख लेना है खुदाई वर्ष साथियों। उसके बाद आप लोगों को लिख लेना है नीचे खुदाई वर्ष। उसके बाद साथियों आप लोगों को लिखना है आगे नदी, खुदाई वर्ष। फिर उसके बाद साथियों आपको याद रखना है जगह का नाम,
उसके बाद साथियों अगला जो काम है वो काम है उत्खनन करता। साथियों क्या है? उत्खनन करता। साथियों अगला जो काम है वो क्या है? उत्खनन करता। तो साथियों सबसे पहला स्थान में देख लेता हूँ। तो सबसे पहला साथियों जो स्थान था वो कौन सा था? रावी नदी के किनारे जो बसा था हड़प्पा। साथियों सबसे पहला स्थान कौन सा था? रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा बसा था वो सबसे पहला स्थान था। और इतने समय अगर मैं वर्तमान स्थिति देखूं तो वर्तमान स्थिति कहाँ है? मोंटगोमरी जिला। कहाँ है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। साथियों कहाँ है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। अगर मैं साथियों कहाँ पूछूं वर्तमान स्थिति कहाँ है तो मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। और साथियों अगर मैं पूछूं उत्खननकर्ता कौन थे तो साथियों याद रखना है दयाराम साहनी जी। कौन थे? दयाराम साहनी। उसके बाद उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। तो रावी नदी उनके किनारे कौन सा शहर था, कौन सा स्थान था? तो हड़प्पा। और उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूँ सिंधु नदी। साथियों किसकी बात करूँ? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे साथियों आपको अब चलना है। तो सिंधु नदी में देखो क्या क्या है। सिंधु नदी में देखो, अच्छा तो सिंधु नदी जो है उसके लिए 1922 साथियों सिंधु नदी में 1922 में कहाँ पर खोदा गया था साथियों? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान। साथियों याद रखना है सिंध प्रांत पाकिस्तान। साथियों सिंध प्रांत पाकिस्तान ये दे रही है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंध प्रांत पाकिस्तान। और उसके बाद साथियों अगर मैं पूछूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई तो किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? राखालदास बनर्जी के द्वारा। अब उसके बाद साथियों अगला जो है, अब साथियों आगे मैं चलता हूँ। तो आगे आप लोगों को याद रखना है, जय हिंद साथियों। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं आपकी ये क्लास पूरी नहीं ले पाऊँगा। आशा करता हूँ कि जहाँ तक की क्लास मैंने आपको पढ़ा दी है उस क्लास को आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और अपने पेट की और अदर जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सबकी अच्छी तरीके से तैयारी करें साथियों। जय हिंद साथियों। इसी के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ।